नमस्कार साथियों, आज हमारे पुरखा सीरीज का ये तीसरा भाग है और मैं जितेंद्र मीणा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम लोग वीर शहीद गुंडाधुर के बारे में बात करेंगे, जो कि 20वीं सदी के शुरुआत में बस्तर में जिन्होंने पूरा रियासत का जो हुकूमत थी और अंग्रेजी जो सत्ता की मदद से जिस तरीके का गठजोड़ वहां पर चल रहा था उसको चुनौती दी थी, और उसी को लेकर के आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं। साथियों, जब हम लोग वीर शहीद गुंडाधुर के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम किस इलाके के बारे में बात करें, किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग गुंडाधुर का जो ये इलाका है, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और उसके आसपास का जो इलाका है, इसी इलाके के बारे में हम लोग आप सबसे आज बातचीत कर रहे हैं। बस्तर आजादी से पूर्व एक रजवाड़ों में शामिल था और बस्तर में काकतीय वंश की जो राजशाही थी वो 1333 ईस्वी से मीन्स 14वीं सदी के शुरुआत से ही जो है उस इलाके में चलती आ रही थी। और हम लोग देखते हैं कि 1775 तक आते आते काकतीय डायनेस्टी ने जो है आकर के मराठों को अपना अभिभावक के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनको टैक्स देना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन नागपुर के ये भौसलों की हम लोग बात करें, नागपुर के भौसलों ने जैसे ही अंग्रेजी रियासत के साथ सहायक संधि जो है साइन की थी, हस्ताक्षर उस पर किए थे, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि 1855 तक आते आते नागपुर रियासत को जो है अंग्रेजों ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बस्तर का भी इलाका जो है सीधे जो है अंग्रेजों के जो है संरक्षण में चला गया। बस्तर रजवाड़े के साथ में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जानना जरूरी है कि बस्तर रजवाड़े के जो राजा होते थे अपने नाम के आगे नाम के जो है पीछे की तरफ जो है देव शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे थे, जैसे भोपाल देव या बैरम देव या और भी इस तरीके के कई नामों का जिक्र जो है बार बार जो है आता चला आ रहा है। जैसे रुद्र प्रताप देव, ये जो भी राजा थे अपने नाम के साथ इस तरीके का टाइटल का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके साथ साथ उनके परिवार का जो सबसे नजदीकी सदस्य होता था राजा का जो परिवार का, उसे दीवान बनाया जाता है और दीवान अपने नाम के आगे जो है लाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक उपाधि के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल होता चला आ रहा था। लेकिन इन सब में एक दिक्कत होना शुरू होती है जब 1891 में बस्तर रजवाड़े के जो राजा हैं, राजा भैरम देव की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अल्पवयस्क पुत्र हैं रुद्र प्रताप देव, उनको उसका जो है उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। लेकिन उनके अल्पवयस्क होने के चलते और अंग्रेजों के साथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ फियल्टी मीन्स एक समझौता जो है 1870 में बस्तर रियासत ने अंग्रेजों के साथ किया था, जिसके तहत किसी भी मामले को लेकर के अगर इस तरीके का कोई मामला होगा तो उसमें अंग्रेजों की जो राय होगी उसको सुप्रीम माना जाएगा, उसको तवज्जो दी जाएगी। लिहाजा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा जो रुद्र प्रताप देव हैं उनको अल्पवयस्क होने के चलते उनको रायपुर के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और बस्तर रजवाड़ा सीधे जो है अंग्रेजी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि 1892 से लेकर के 1908 तक का ये जो समय है, ये बस्तर रियासत में जो है डायरेक्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है या रियासत कोर्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जहां पर कि अंग्रेजों ने अपने लोगों को दीवान या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट के बतौर उस क्षेत्र में भेजा गया और उस पूरे के पूरे रजवाड़े का जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी और उसका सारा जो अधिकार थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए गए थे। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है कार्यकाल जो है शुरू होता है। इस दौर में, इस डायरेक्ट मैनेजमेंट के दौर में अंग्रेजी जो हुकूमत थी उन्होंने कई लोगों को उस इलाके में दीवान और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया था, जिसमें रामकृष्ण राव है, आलमचंद है, एजे फैगन है, GW ग्रेयर है, राय बहादुर, बैजनाथ पांडा इत्यादि ये लोग हैं जिनको कि उस इलाके में जो है डायरेक्ट मैनेजमेंट के तहत भेजा गया था। 1908 तक आते आते जब राजा रुद्र प्रताप देव वयस्क हो चुके थे और 18 साल की उम्र से ऊपर हो चुके थे, तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनको जो है गद्दी सौंपी गई। लेकिन गद्दी देने के साथ ही दीवान के पद पर जो अंग्रेजों की तरफ से जिन्हें नियुक्त किया गया था बैजनाथ पांडा, वही जो है बनाए रखे गए और उनको जो है अब
दीवान के साथ साथ राजा का जो है कानूनी सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया था। इसी समय पर अंग्रेजों ने जो है नागपुर और बस्तर के बीच में एक तार लाइन 1907 में बिछाई थी, टेलीग्राफ लाइन, ताकि जो किसी तरीके की आपात स्थिति में एक दूसरे की मदद ली जा सके, एक दूसरे को मदद भेजी जा सके। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि 1908 तक आते आते जो भूमकाल हुआ गुंडाधुर के नेतृत्व में, उसकी पृष्ठभूमियां बनना शुरू हो चुकी थी। तो सबसे पहले आज हम लोग इस भूमकाल की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, गुंडाधुर के इस पूरे के पूरे आंदोलन के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि गुंडाधुर है कौन। तो गुंडाधुर बेसिकली धुरबा समुदाय जो इस बस्तर के बीचों बीच इस भूभाग में निवास करता है, जो कि परजा कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है, उस धुरबा समुदाय के बीच हुआ था। और नेतानार गांव में हम लोग बात करें, और बचपन में इनके लेकर के इनका ओरिजिनल नाम गुंडाधुर नहीं है। ओरिजिनल नाम को लेकर के कई अलग अलग वर्जन है, जिसमें कि एक नाम है सोमारू, और इसके साथ साथ बागा, गौडामन, ये 3 नाम जो है स्थानीय लोगों में प्रचलित हैं, जो बताते हैं कि ओरिजिनली नाम ये था, लेकिन अंग्रेजों ने गुंडाधुर नाम जो है उसे प्रदान किया था। इनकी माँ का नाम जुगोवती और पिता का नाम आयतु बताया जाता है। लेकिन एक चीज हम लोगों को इस पूरे इलाके में जानने की बहुत जरूरत है कि ये इलाका पूरा का पूरा इलाका बस्तर का लगभग 70 से 80% जो है आदिवासी बाहुल इलाका है, जहां पर कि पूरी तरीके से डिफरेंट जो है आदिवासी समुदाय यहाँ पर निवास करते, काफी मतलब बहुत पहले से जो है हम लोग देखें इस इलाके के पहले निवासी के रूप में निवास करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1910 तक आते आते जो है भूमकाल की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमकाल बेसिकली भूमकाल को 2-3 शब्दों और इसके जो लिटरली मीनिंग है उसका तो जो है अभी तक कोई बता नहीं सकता पाया है, लेकिन जो हम लोग इसका भावार्थ लगाया जा रहा है उसका मतलब होता है कि भूकंप से भी लगाया जाता है, या एक स्थान पर लोगों की भीड़ से या समूह द्वारा जो है लोगों का आना जाना इत्यादि चीजों से जो है इसको जो है नापा जा रहा है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि 20 जनवरी 1910 तक आते आते गुंडाधुर की लीडरशिप में हम लोग देखते हैं कि भूमकाल को जो है शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर गुंडाधुर को सर्वसम्मति से जो है विभिन्न जो ट्राइबल कबीले हैं, जो समुदाय हैं, उनके लोगों ने जो है सर्वसम्मति से भूमकाल का नेता चुना गया था 25 फरवरी 1910 को। और ये इंद्रावती नदी के किनारे ये ताड़ोकी की एक सभा थी जहां पर, और यहाँ पर जो है गुंडाधुर ने एक घोषणा की थी जिसका नाम था मावा नाटे मावा राज, मीन्स हमारे गांव में हमारा ही राज होगा। इस घोषणा के साथ ही पूरा का पूरा ये पूरा जो भूमकाल है इसकी तैयारियां शुरू हो गई, और इसको जो है इसको अंजाम देने का जो है की तैयारी लोग जुट चुके थे। इस समय पर गुंडाधुर को भूमकाल का नेता चुने जाने के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि और कई आदिवासी कबीले के लोगों को भी स्थानीय स्तर पर नेता चुना गया, ताकि बाकी आदिवासियों को भी इस भूमकाल में शामिल किया जा सके। बाकी जो अलग अलग परगने थे उनको भी जो है इसमें शामिल किया जा सके, इसलिए और कई नेता स्थानीय स्तर पर चुने गए, जिसमें डिबरी धुरबा, सोनू मांझी, मुंडू कलार, धानु धाकड़, मुस्मी हड़मा, बुधरू बुटुल, ऐसे कई आदिवासी जो नायक हैं उनको जो है इस दौर में जो है इनके साथ साथ जो है चुना गया था। अब इसके साथ साथ हम लोग जिस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर ये पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल इलाका कैसे अंग्रेजी हुकूमत और जो बस्तर रियासत है उसको चुनौती देने के लिए तैयार हुआ था। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले ही जो है बन चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 1870 में 19 दिसंबर 1870 को जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ फील्टी जब साइन किया गया था, जिसके तहत राजा ने अंग्रेजी हुकूमत को वादा किया गया था कि मैं और मेरी प्रजा जो चीफ जो कमिश्नर है उसके द्वारा निर्धारित वन अधिकारियों के संशोधनों का और कानूनों का पालन करेगी। और इस ट्रीटी पर साइन करने के साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी हैं वो भी अंग्रेजों के जो है कंट्रोल में चले गए इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने के साथ ही। लेकिन इस समय हम लोग बात करें तो कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये आदिवासी बाहुल होने के साथ साथ इस समय पर हम लोग देखते हैं कि बड़ा तबका आदिवासियों का जो है पूरी तरीके से जंगलों पर और जो है निर्भर था। अब यहाँ पर जंगल के जरिए ही वो उनकी तमाम तरह की जीविकाएं चल रही थी। झूम खेती से लेकर के तमाम तरीके के प्रोग्राम और तमाम तरह की चीजों के लिए जंगल की सफाई उनके जीवन का लगातार हिस्सा रहा है। 1891 तक आते आते हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने जो है
फॉरेस्ट को लेकर के पॉलिसी बनाना शुरू किया और इन आदिवासी आवाहुल इलाकों में जंगलों को आरक्षित किया जाने लगा और इन आरक्षित जंगलों की 3 कैटेगरियां बना दी गई। इनमें जो है पहली कैटेगरी थी जिसमें कि आदिवासियों का प्रवेश को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। दूसरे जो है क्षेत्रों में हम देखते हैं कि आदिवासियों को कुछ हद तक जो है प्रवेश की अनुमति और कुछ चीजों के इस्तेमाल की जो है छूट दे दी गई थी और तीसरे इलाकों में जो है उनको डायरेक्ट प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहली कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है उसको जो है रिजर्व कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। अब ऐसे में इस इलाके में जितने भी आदिवासी थे उनको धीरे धीरे इन इलाकों से बेदखल करने की प्रोसेस शुरू हुई और उस प्रक्रिया में जो है पूरे के पूरे असंतोष को जो है जन्म देना शुरू किया। 1898 तक आते आते अंग्रेजी हुकूमत ने झूम खेती पर भी जो है प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और इस तरीके की जितनी भी जंगल से रिलेटेड जो भी गतिविधियां थी उनको धीरे धीरे प्रतिबंधित करना शुरू किया। अंग्रेजी हुकूमत ने इसी डायरेक्ट मैनेजमेंट के दौर में 1892 के बाद में इस इलाके में जो है स्कूलों की जो इंग्लिश मॉडल के आधार पर स्कूलों की स्थापना करना शुरू किया और उन स्कूलों में बाहरी और स्पेशली जो गैर आदिवासी थी उनकी नियुक्तियां करना शुरू किया। लिहाजा ये जो लोग बाहरी या गैर आदिवासी बाहर से जाकर के इन इलाकों में जाने लगे तो इन्होंने भी इन इलाकों में जाकर के अत्याचार और शोषण को बढ़ावा देना और बेगारी को बढ़ावा देना शुरू किया। लिहाजा वहां का जो पूरा का पूरा सामाजिक जो ताना बाना था वो भी गड़बड़ाना शुरू हुआ। इन स्कूलों की स्थापना से कुछ दिक्कतें और भी आनी शुरू हुई। उसमें खास दिक्कत ये थी कि इन स्कूलों की स्थापना के समय पर जो है आदिवासियों के से जो है लगातार बेगार ले जाती रही। दूसरा, अनिवार्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों की जो उपस्थिति को अनिवार्य बनाए जाने से भी कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू किया। लिहाजा हुआ है कि ये गैर आदिवासी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनके बच्चों को पकड़ पकड़ कर जब लाने लगे स्कूलों की तरफ तो उसने भी एक संकट को जन्म देना शुरू किया था। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि 1891 में 92 में अंग्रेजों ने इसके साथ साथ जो और तब्दीलियां की थी वहां की पूरी जो डेमोग्राफी थी, जो जनसांख्यिकी थी, उसको बदलने के लिए बाहरी लोगों को बुलाना शुरू किया और वहां पर बसाना शुरू किया, जिसमें खासतौर पर खेती करने के लिए, स्थायी खेती करने के लिए, व्यापार के लिए, नौकरियों के लिए उन इलाकों में जो है गैर आदिवासियों को बसाना शुरू किया। लिहाजा वहां पर ये परदेसी, ये विदेशी जाकर के, बाहरी जाकर के उनका शोषण करना शुरू किया। इसमें खासतौर पर सूदखोर और व्यापारियों का रोल जो है सबसे प्रमुख हो जाता है। तो ऐसे में इन दोनों चीजों ने जो है आदिवासी जो इलाके थे उनके सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को जो है पूरी तरीके से जो परंपरागत ढांचा था उसको तबाह करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस दौर में जो है वहां का जो फसलों का निर्यात करना शुरू किया। खासतौर पर चावल के निर्यात ने वहां पर महंगाई और खाद्यान्न संकट को जन्म दिया। एक उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है कि लगभग 1896-97 में 1 रुपए में उस दौर में जो है लगभग 80 किलो चावल मिल रहा था, जो कि 1907 तक आते आते 1 रुपए में मात्र 24 किलो ही मिल रहा था। लिहाजा उस इलाके में झूम खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाद्यान्न का जो संकट था, इस महंगाई ने उस खाद्यान्न संकट को और बढ़ावा दिया। लिहाजा आदिवासियों के पास भूमकाल के अलावा, ये आंदोलन करने के अलावा अंग्रेजी हुकूमत और रियासत के खिलाफ और दूसरा कोई विकल्प इस दौर में नजर नहीं आता, क्योंकि अंग्रेजी जो पूरा का पूरा रजवाड़ा है और राजा रुद्र प्रताप देव है, वो अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार शासन कर रहे थे, उसकी सलाह के अनुसार शासन कर रहे थे और राजा जो है पूरी तरीके से असमर्थ थे कि किसी भी तरीके से आदिवासियों की कोई भी प्रॉब्लम का निराकरण करने में। ऐसे में राजा धीरे धीरे जो है अलोकप्रिय होते चले गए। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जब आदिवासियों के सामने ये संकट क्लियर हो गया कि भाई राजा किसी भी तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकता है और ऐसे में आदिवासियों के पास कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और बस्तर रियासत के विरुद्ध अपने आप को एकजुट करना शुरू किया। अब इस एकजुटता की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अब विभिन्न कबीले के लोगों को, समुदायों को शामिल करने के लिए लगातार जो है मीटिंग्स करना शुरू किया, उनके स्थानीय नेतृत्व को जो है बढ़ावा देना शुरू किया, उसको भी लीडरशिप में हिस्सा देना शुरू किया। इसके साथ साथ जिस चीज को उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से पूरे इलाके में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए घुमाया, उसको डारा मिरी कहा जाता है। इस डारा मिरी में जो है कई चीजें प्रतीकात्मक तौर से जो है भेजी गई
आदिवासी लोगों को एकजुट करने के लिए, जिसमें कि जो है आम की एक छोटी सी टहनी होती थी, लाल मिर्च का जो है भेजा जाता था, मिट्टी का टुकड़ा, एक भाले की अनुकृति होती थी और उसके साथ साथ एक तीर दिया जाता था। तो जो भी मैसेंजर होता था इन चीजों को लेकर के उस पूरे इलाके में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करता था। इस पूरी की पूरी जो प्रतीक थे इसको डारामिरी कहा जाता था। तो इन सब के बाद हम लोग देखते हैं कि इन तमाम तरीके के मैकेनिज्म के बाद जो है आदिवासियों को जब एकजुट किया जाने लगा और धीरे धीरे अपने परंपरागत जो हथियारों के साथ आदिवासी जो है अब एकजुट होने लगे और अपने आप को मजबूत करने लगे। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी इतनी गोपनीय थी कि उस दौर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट उस इलाके से लगभग 15-20 दिन का दौरा करके गए थे, लेकिन किसी को इन सब चीजों की भनक नहीं लगी। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि पहली इस पूरे भूमकाल की शुरुआत की पहली जो मीटिंग थी, जो आखिरी मतलब पूर्व संध्या पर जो मीटिंग बुलाई गई, वो हीरानार एक जगह थी जो कि जगदलपुर के दक्षिण की तरफ है और वहीं से जो है इस पूरे विद्रोह की जो है ऑफिशियली जो है घोषणा कर दी गई थी। और इस घोषणा के साथ ही हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों द्वारा पहला हमला 2 फरवरी 1910 को पूसपाल का एक साप्ताहिक बाजार बुधवार को लगाया जाता, उसमें हमले के साथ हुई। और उस बाजार पर हमले के साथ ही जो परदेसी व्यापारी मींस जिनको कि अंग्रेजों ने बाहर से बुला करके 1892 के बाद बसाया गया था, उनको जो है पूरा व्यापार पर उन्होंने जो है अपना कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर हमले के साथ हुई, उनको लूट लिया गया। लूट का माल जो है आदिवासियों में जो है मिलकर के बांट दिया गया। और यहाँ की बाजार के बाद जो है 4 फरवरी को कुकानार के बाजार को लूट लिया गया। यहाँ पर पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, स्कूल भवन को आग लगा दी गई, वन जो विभाग का जो कार्यालय था उसको आग लगा दी गई। यहाँ पर इस 4 फरवरी के घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं कि नुसरत खान रूहेला नामक एक व्यापारी की हत्या का जो है आरोप आदिवासियों पर लगाया जाता है और उस आरोप में जो है 6 फरवरी को बुंटू परजा और सामनाथ धाकड़ को फांसी दे दी गई। और ये यहाँ से इस आंदोलन का जो है पहले शहीद जो है बुंटू परजा और सामनाथ धाकड़ के रूप में जो है हम लोगों को इस पूरे भूमकाल में देखने को मिलते हैं। अब इसके घटनाक्रम के बाद गुंडाधुर की नेतृत्व में जो है पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है वो और तेजी से अपने इन तमाम जो है आंदोलन को जो है अलग अलग एरियाज में ले जाना शुरू करता है और फैलाना शुरू करता है। 5 फरवरी को हम लोग देखते हैं कि जगदलपुर और लोहड़ीगुड़ा मार्ग के बीच में करंजी बाजार को लूट लिया गया। 8 फरवरी तक आते आते जो बस्तर से नागपुर के बीच में और रायपुर के बीच में जो टेलीग्राफ लाइन ने बिछा रखी थी उनको जो है काट दिया गया, ताकि जो है किसी तरीके का मैसेज जो है अंग्रेजी हुकूमत तक ना भेजा जा सके बस्तर रियासत की ओर से। लेकिन जो बस्तर रजवाड़े के राजा थे रुद्र प्रताप देव वो 7 फरवरी को एक दिन पहले, इस घटनाक्रम के एक दिन पहले ही वो अंग्रेज हुकूमत को सूचना भेज चुके थे, जो कि आदिवासियों के लिए बाद में बहुत नुकसानदेह चल के साबित हुआ था। 9 फरवरी तक आते आते भूमकाल में जो है और कई आदिवासी कबीलों ने जो पहले शामिल नहीं थे उन्होंने जो है अपनी सॉलिडारिटी दिखाना शुरू किया। 10 फरवरी तक हम लोग देखते हैं कि मरंगा और तोकपाल में स्कूल भवन को, केसलूर में कांजी हाउस को और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। 13 फरवरी को गीदम बाजार को पूरी तरीके से लूट लिया गया, स्कूल भवन और वन कार्यालय के ऑफिस को जला दिया गया। इस समय तक हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा दक्षिण और पश्चिमी जो बस्तर है वो गुंडाधुर और उसके आदिवासी जो नेतृत्व करता थे उनके कब्जे में चला जाता है। और यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत और जो बस्तर रजवाड़ा था उसका जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, वो जो राज्य था वो खत्म हो जाता है। 13 फरवरी के बाद हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से जो बस्तर रजवाड़े के लिए जो है मदद भेजी गई थी और उस मदद का पहला जत्था हम लोग देखते हैं G.W. ग्रेयर की जो है नेतृत्व में अंग्रेजी सेना रजवाड़े की सहायता के लिए पहुंच गई थी। ये ग्रेयर साहब वही थे जो 1898 से लेकर के 1903 तक पहले बस्तर में जो है दीवान और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के बतौर जो है रह चुके थे। अब उन्हीं की जो है पुरानी जो है उसकी क्षमता को देखते हुए उनको यहाँ भेजा गया था। यहाँ पर 13 फरवरी को रुद्र प्रताप की सहायता के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने जब पहुंचना शुरू किया, अंग्रेजी सेना ने जब पहुंचना शुरू किया, हम लोग देखते हैं कि लगभग 700 के आसपास में अंग्रेजी फौज, 700 लोगों की अंग्रेजी फौज जो है इस इलाके में जो है इस भूमकाल को दबाने के लिए पहुंचना शुरू हुई। अब
रजवाड़े और अंग्रेजी फौज ने मिलकर के एक संयुक्त अभियान के जरिए अब बस्तर में इस भूमकाल को जो है सीमित करने का प्रयास करना शुरू किया। दूसरी तरफ अब जो भूमकाल था, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये बारसूर और दंतेवाड़ा का जो इलाका था उन इलाकों में भी फैलना शुरू हुआ। 15 फरवरी को बहरमगढ़ में जिन आदिवासी साथियों को पहले अंग्रेजी हुकूमत ने या रजवाड़े की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको अब यहाँ पर जो है आदिवासियों ने छुड़ा लिया गया। अब धीरे धीरे पूरा जगदलपुर को चारों तरफ से आदिवासियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और आदिवासियों की अब जगदलपुर पर 15 फरवरी तक आते आते जो है हुकूमत कायम हो गई। अब 15 फरवरी को जो है रजवाड़ा का जो शासन था जगदलपुर से खत्म कर दिया गया। पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी बस्तर का जो हिस्सा था उसमें रजवाड़े के जो है प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आदिवासियों ने इसे अपने कब्जे में लेने के साथ ही इसकी चौकसी बरतना शुरू किया, इसकी सिक्योरिटी करना शुरू किया और किसी भी हमले के लिए जो है अपने आप को तैयार करना शुरू किया। लिहाजा अंग्रेजी हुकूमत और इस रजवाड़े की सेना की मदद के लिए एक और टुकड़ी जो है नागपुर से डिब्रे की लीडरशिप में जो है भेजी गई। अब इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने जो है भूमकाल के नेताओं के विरुद्ध और गुंडाधुर के साथियों के विरुद्ध जो है अब हमले की योजना बनाना शुरू किया। हम लोग देखते हैं कि 20 फरवरी तक आते आते 14-15 हमले, सीधी मुठभेड़, जो गुरिल्ला मुठभेड़ जो है आदिवासियों और अंग्रेजी हुकूमत और रजवाड़ों की सेनाओं के बीच में जो है देखने को मिली थी। अब इस मुठभेड़ के बाद पहला सीधा हमला जो है आदिवासियों ने 20 फरवरी को कप्तान ग्रेयर की आर्मी पर किया था। यहाँ पर कप्तान ग्रेयर जो है अपनी जान किसी तरीके से बचाने में सफल रहे, लेकिन इस पूरी की पूरी इस 20 फरवरी की लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी इसमें विनिंग फोर्स के रूप में इमर्ज करके सामने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि परंपरागत शैली और परंपरागत हथियार होने की वजह से जगदलपुर पर जिस तरीके से इन्होंने कब्जा किया था उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना आदिवासियों के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। लिहाजा 26 फरवरी तक आते आते अंग्रेजी सेना ने जगदलपुर को जो है आदिवासियों के जो है प्रभाव से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना शुरू किया और इस पूरी की पूरी संयुक्त अभियान की कार्यवाही में हम लोग देखते हैं कि लगभग 511 आदिवासी को जो है गिरफ्तार किया गया और इसमें से ज्यादातर को जो है जेल भेज दिया गया या इनको फांसी दे दी गई बाद में चल करके। अब जगदलपुर पे जो है अपना कब्जा वापस कायम कर लेने के बाद अंग्रेजी हुकूमत रजवाड़ों की पुलिस ने 2 अलग अलग टुकड़ियों की लीडरशिप में अलग अलग अभियान चलाए, जिसमें एक टुकड़ी को उत्तर दिशा में भेजा गया जगदलपुर के, दूसरी को जो है दक्षिण दिशा में भेजा गया। दक्षिण दिशा ये वो इलाका है जो गुंडाधुर का अपना क्षेत्र था, नेतानार का जो इलाका था, ये जगदलपुर के दक्षिण में था। यहाँ कप्तान खुद ग्रेयर जो है अपनी आर्मी को लेकर के गए थे और उत्तर में जो बाकी आदिवासी थे उनके इलाके आदिवासी नेताओं का जो है क्षेत्र पड़ता था और उस तरफ जो है दूसरी टुकड़ी को डिब्रे की लीडरशिप में भेजा गया। इस लड़ाई में पूरी लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि 9 मार्च को जो है रायपुर की तरफ, जो उत्तर दिशा की तरफ जो टुकड़ी जा रही थी, उसका जो है आदिवासियों से मुकाबला आमना सामना होता है, जिसमें कि 12 आदिवासी जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और बाकी के जो गांव थे उनको, आदिवासी गांवों को जो है ब्रिटिश हुकूमत की जो सेना आई थी इन्होंने जो है आग के हवाले कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो दक्षिण की तरफ जो टुकड़ी गई थी उसने गुंडाधुर के जो गांव पर हमला किया और उस गांव के हमले में जो है 21 आदिवासी जो है शहीद हुए थे और इस आदिवासियों के शहीद होने के बाद पूरे के पूरे गांव को जो है आग लगा दी गई। अब इस हमलों के बाद लगातार जो है आदिवासी अपने ठिकानों को बदलना शुरू किए। अंतिम दिनों में आते आते हम लोग देखते हैं कि 24 मार्च को अपनी इन तमाम जो विजयों को जो है जश्न मनाने के लिए और मुरिया राज की स्थापना के लिए जश्न मनाने के लिए हम लोग देखते हैं अलानार के इलाके में गुंडाधुर और उनके साथी जो है एकत्रित होते हैं ताकि सारी लड़ाइयों का जीत का जो है जश्न मनाया जा सके। ये पहली बार हो रहा था विद्रोह की शुरुआत के बाद से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गुंडाधुर की जो सबसे विश्वास पात्र जो पूरी टीम थी उसमें एक जो है कैरेक्टर थे जिनका नाम था सोनू जो है मांझी। उन्होंने यहाँ पर आकर के जो है गद्दारी की और उस गद्दारी में होता यह है कि 24 मार्च की रात में जब सारे आदिवासी जो है अपना जश्न मनाने के बाद खा पी करके जब सो जाते हैं तो उसी समय सोनू मांझी जो है अंग्रेजी हुकूमत के लालच में आकर के, पैसा और सत्ता के लालच में आकर के
कप्तान ग्रेयर को जो है मुखबिरी करता है और इस मुखबिरी का परिणाम ये हुआ कि 25 मार्च की सुबह कप्तान ग्रेयर अंग्रेजी पूरी सेना के साथ जो है उस पूरे के पूरे इलाके को जो है घेर लेता है और उसमें जो अंधाधुंध जो फायरिंग करना शुरू होते हैं। यहाँ पर इस अंधाधुंध फायरिंग में हम लोग देखते हैं कि 20 से ज्यादा आदिवासी शहीद होते हैं, 7 से ज्यादा बड़े आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर आम जनता को जो है गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में हम लोग देखते हैं कि लेकिन गुंडाधुर यहाँ से बच करके किसी तरीके से बाहर निकल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहीं पर जो है ये जो पूरा का पूरा भूमकाल था जो पिछले 2 महीने से चला आ रहा था, ये शांत हो जाता है। यहाँ पर ये गुंडाधुर के यहाँ से जो है बचकर निकल जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि गुंडाधुर कहीं दोबारा वापस जो है नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज हम लोग देखते हैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में लगभग 60 में से 45 स्कूलों को आदिवासियों ने जो है आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे आदिवासी जो है शहीद हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको बाद में फांसी पर लटका दिया गया, आजीवन कारावास भेज दिया गया, उनको कोड़े मार दिए गए, ज्यादातर को जो है उस इलाके से निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जिस भूमकाल की जब हम लोग बात करें 1910 का ये भूमकाल बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलनों में है, जिसमें कि इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। इसको अगर इसके विस्तार का हम अंदाजा लगाएं तो भूमकाल लगभग बस्तर के 84 परगनों में से 48 परगनों में उस दौर में फैला हुआ था। और इस समय पर हम लोग देखते हैं कि इसका असर ये होता है कि जिस दीवान को अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे बड़ा पावरफुल इंसान के रूप में बस्तर में नियुक्त किया हुआ था, वो इस आंदोलन के दौरान किसी तरीके से बस्तर से अपनी जान बचा करके चांदा की तरफ भाग जाता 15 फरवरी को। खैर, इस आंदोलन के बाद हम लोग देखते हैं कि 3 मई तक ये पूरा का पूरा अंग्रेजी सेना का जो और रजवाड़ों का संयुक्त अभियान उन पूरे के पूरे इलाकों में जो है अपना पुलिसिया दमन करता है। और उस अभियान के तहत जो है सैकड़ों की तादाद में आदिवासी गांवों को जला दिया गया, हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दे दी गई, जेल भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं कि लगभग जो पूरा का पूरा दक्षिणी कोडागांव, छोटे डोंगरपुर से लेकर के दक्षिण में चित्तलनार, सुकमा और इसके आसपास का जो इलाका है 135 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का 135 किलोमीटर का ये जो आसपास का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इससे प्रभावित क्षेत्र में शामिल था। अब इनमें जो हम लोग देखते हैं कि गुंडाधुर का जो अपना समुदाय था धुरबा, उसके अलावा और कई समुदायों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुरिया है, माड़िया है, बत्रा है, हलवा है, परजा है, धाकड़ है, महारा है, गांड और ऐसे कई तरीके से जो आदिवासी थे उन्होंने हिस्सा लिया था। और जगदलपुर इसका जो है पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट बन करके रहा था। इस घटनाक्रम के बाद जो रिपोर्टें आई उसमें जो है सबसे जो कारण बताए गए, उनमें जो अंग्रेजों की वनों को लेकर के जो नीति बनाई गई थी, फॉरेस्ट जो पॉलिसी थी वो थी, उनके साथ साथ उनका झूम कल्टीवेशन पर प्रतिबंध लगाना था, अंग्रेजी स्कूलों की इस इलाकों में स्थापना थी, बाहरी लोगों का इन इलाकों में प्रवेश था। इन तमाम घटनाक्रम को अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट इस विद्रोह के बाद सबमिट की थी, रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स फॉर बस्तर के नाम से जो रिपोर्ट बाद में सबमिट की, उसमें इन तमाम घटनाक्रम का जिक्र किया गया था। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि 1911 में जब नया वन कानून बनकर के सामने आता है तो उसमें जो है जो आरक्षित वनों की कैटेगरी जो लगातार बढ़ रही थी उसको अब जो है लिमिट कर दिया गया, अब उसका नंबर्स नहीं बढ़ाया गया, वनों में जो है अब जाने पर छूट दे दी गई। और हालांकि लेकिन आदिवासियों को हथियार रखने पर जी उन जो परंपरागत हथियार उनके पास फरसा या लकड़ी डंडा या जो भाला होता था उसको जो है इस्तेमाल करने पर या उसको जो है लेकर जाने पर जो है रोक लगा दी गई। इस तरीके की चीजें हम लोग देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो रियासत के जो पूर्व दीवान थे कालिंदर सिंह, और उनका भी कहा जाता है कि उन्होंने भी जो है विद्रोहियों को जो है उकसाने में जो है मदद की थी, उनको भी जो है निर्वासित कर दिया गया था, उनको वहां से रायपुर भेज दिया गया, वहीं पर उनकी जो है 1916 में जाकर के मौत हो जाती है। इसी तरीके से जो राजमाता थी सुवर्ण कंवर, उनको भी जो है वहां से निर्वासित कर दिया गया, जहां 1910 में कुछ महीनों बाद ही इनको मौत हो जाती है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो भूमकाल है, ये भूमकाल बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलनों में शामिल है, जो कि आदिवासियों द्वारा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ा गया था।
बस्तर का आदिवासी या देश का आदिवासी आज भी उसी जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई अंग्रेजी दौर में भले ही वो अंग्रेजों और जो है रजवाड़ों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन आज अपने ही मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ इस को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप लोग इस बस्तर के भूमिकाल के बारे में और जानना चाहते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लेकर के कई इंग्लिश रिपोर्ट्स भी हैं, जिसमें गजेटियर्स जो बस्तर पर जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार डिस्ट्रिक्ट जो गजेटियर्स उन गजेटियर्स को आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हीरा लाल का जो है बस्तर का जो इतिहास के नाम से है, भूमिकाल के नाम से 2 किताबें हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लक्ष्मण सिंह ठाकुर की एक रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में एक थीसिस है पीएचडी की इसी भूमिकाल पर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इसके साथ साथ नंदिनी सुंदर का जो है लिखा हुआ गुंडाधुर की तलाश में, उसे भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की इसके और ग्रंथ सूची है, जिसको आप देख करके इसके बारे में जान सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। अगली कड़ी में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।